वेलकम टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की इस वीडियो में, यानी कि प्रतिरोधों का समूहन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन कौन से दो टाइप के होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं हम लोग। चलिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने बात की, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि इसे कहा जाता है श्रेणी क्रम समूहन, है ना। और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल का साइन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को कहा जाता है समानांतर क्रम संयोजन। तो अगर मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो इसमें रेजिस्टेंस को एक के बाद एक ऐसे टर्मिनल वाइज जोड़ा जाता है। ठीक है, तो तीन रेजिस्टेंस लेट सपोज R1, R2 और R3 है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये अगर तीन रेजिस्टेंस किसी बैटरी से मैंने सपोज करो ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन बना, ये बना सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरी बात, अगर मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली सब चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, थ्योरी में कुछ नहीं है रटने से। ठीक है, आप एक बार समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे, मैं खुद बना के बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से सिरों को जोड़ दिया जाता है रेजिस्टेंस को, और इन्हें फिर फाइनली बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया और ये इसका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब आपको ये बात ध्यान रखनी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो ये करंट आई अगर फ्लो कर रहे हैं लेट सपोज, तो यहाँ पे इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होगा, V1, V2 और V3। यानी कि यहाँ पे आपने क्या सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि पोटेंशियल डिवाइड होता है। पोटेंशियल डिवाइड होता है, यानी कि हिंदी में अगर कहा जाए तो विभव जो होता है वो विभाजित हो जाता है, विभव अलग अलग बढ़ जाता है ना। लेकिन अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो या करंट से यहां से जाएगी, अब इसको तीन रास्ते मिले, तो यहाँ पे ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट डिवाइड होता है तो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V। ठीक है, अगर बैटरी का लेट सपोज बैटरी का पोटेंशियल V है, मतलब कि जो आपने सेल यहाँ पे लगाया, बैटरी जो लगाई है, उसका विभव जो है V है, तो सब दूर क्या रहेगा? V रहेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे करंट डिवाइड होगा और पोटेंशियल यानी कि V, वोल्टेज भी कहते हैं इसे, पोटेंशियल को, वोल्टेज सेम रहेगा। अब ये वोल्टेज हम देखेंगे आगे वीडियो में क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है यानी कि वोल्टेज जो है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेम रहेगा? करंट सेम रहेगा। ठीक है, समझ गए? करंट सेम रहेगा यानी कि आई रहेगा, आई सेम। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि श्रेणी क्रम समूहन में अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो जो इसका इन तीनों को अगर मैंने तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब इन तीनों का मिला करके जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, वो उसकी वैल्यू क्या मिलती है? बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है इनसे बड़ी मिलेगी। ठीक है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, ये वाले कॉम्बिनेशन की, तो इसके अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलने वाला है इनको जोड़ने पे, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला टॉपिक ले लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कंडक्टिविटी, जिसे कहा जाता है चालकता। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी जो होता है, देखो प्रतिरोध क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं पीछे करके एक बार, कि हमने जो प्रतिरोध देखा था, रेजिस्टेंस देखा था, तो वो होता क्या है। तो यहाँ पे हमने ओम के लॉ से रेजिस्टेंस निकाला और रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज अपॉन करंट हुई। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता क्या है वो भी देख लेते हैं हम। रेजिस्टेंस, तो किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। मतलब कि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर,
हिंदी में कहें तो चालक का वह गुण जो कि किसी चालक का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो कि करंट के फ्लो का अपोज करती है उसे ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई थी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात कर रहे हैं आगे कंडक्टिविटी की। तो अगर कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टिविटी होती है। मतलब कि प्रतिरोध जो अपने अभी पढ़ा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, कंडक्टिविटी यानी कि चालकता कहलाता है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। अब मुझे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कि अभी मैंने आपको बताया प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो आर होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। अब व्युत्क्रम करने का मतलब रेसिप्रोकल करना, मतलब उल्टा करना, तो आप क्या कर देंगे, 1/r कर देंगे। अगर 1/r आपने कर दिया तो ये कंडक्टिविटी होता है। और अगर ये कंडक्टिविटी होता है, जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये लाइन हम सीधी कर लेते हैं इसको ठीक से। अगर ये कंडक्टिविटी होता है तो मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टिविटी को भाई साहब आप G से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से। तो कंडक्टिविटी G हो गया, तो G की वैल्यू 1/r हो गई। और अगर इसकी वैल्यू 1/r हो गई तो इसकी यूनिट क्या हो गई, 1 अपॉन में R की यूनिट क्या होती है, ओम। तो ये ओम हो गई। और 1/ओम को आप क्या बोल सकते हो, ओम का इनवर्स, ओम का इनवर्स बोल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी यानी कि चालकता की यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स हो गई। आप इसे ऐसा लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक है, एक ही बात है। या फिर ओम का इनवर्स को आप मोह भी लिख सकते हैं, MHO, ऐसे पलटाकर भी लिख दिया जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स या फिर मोह, ठीक है। ओम इनवर्स बोले चलेगा, इस तरह से लिखा हुआ है चलेगा, 1/ओम लिखा है चलेगा, और मोह लिखा है तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे चलिए, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को जरा ठीक से समझते हैं। हमने मान लिया कि एक ये कंडक्टर है, मतलब एक ये चालक है, ठीक है। कंडक्टर मतलब चालक, है ना, और इंसुलेटर मतलब कुचालक। तो जो ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं। और ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो कुचालक यानी कि इंसुलेटर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध की अगर बात करें तो लेट सपोज कि एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में मैं ये मान रहा हूँ कि इसकी लंबाई जो है वो L है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ये वाला पार्ट वो A है, ठीक है। तो लेंथ L है और एरिया कितना है, A है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है इसकी लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो उसकी लंबाई के समानुपाती यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो आपका प्रतिरोध होता है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/A लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी कंडक्टर की मैं बात करूं और मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की, और मैंने बोला वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ये होगा कि जितनी लंबाई ज्यादा आप बढ़ाओगे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आप तार की लंबाई को जैसा जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे ही उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे जैसे आप तार की मोटाई को बढ़ाते जाएंगे, एरिया को बढ़ाते जाएंगे, ये जो एरिया है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस वैसे वैसे कम होता जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ा रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा, ठीक है। तो एरिया अगर कम करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एरिया अगर बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ये होता है डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे समानुपाती, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। इनवर्सली मतलब ये बढ़ा तो ये कम होगा, ठीक है। क्लियर है, आप समझ में आ गया होगा। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, अगर दोनों को मिला के लिखेंगे तो R ये समानुपाती का चिन्ह आएगा और L/A आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसा लिख देंगे तो आप ये पा रहे हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आ गया,
और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहाँ से R इक्वल टू रो L बाय A आ जाएगा। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक कांस्टेंट यूज करते हैं रो, और ये जो रो कांस्टेंट है इसे हम चालक का, या फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसे हम चालक का प्रतिरोध नहीं, इसे हम रजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, चालक का प्रतिरोध नहीं कहेंगे, इसे रजिस्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्टिविटी, यानी कि इसे कहा जाता है विशिष्ट चालकता। क्या कहा जाता है? विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो इसे विशिष्ट चालकता नहीं, माफ कीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध, क्या बोल रहा हूं मैं, हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे आप मैनेज कीजिएगा, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, तो इसे रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब रजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी क्या होता है। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट देख लेते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो ये A इधर गुणा में चले जाएगा और ये L जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि रो जो बनेगा वो बनेगा RA अपॉन L। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूनिट देखिए, यूनिट कैसी हो जाएगी, तो R की यूनिट आप कहेंगे ओम हो जाएगी, रेजिस्टेंस है, A का मतलब एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर बनेगा, और L का मतलब लंबाई है तो ये मीटर बनेगा। इससे ये कट गया, यानी कि ये क्या बनेगा? ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या बना? ओम मीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो आपसे दोनों पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछे या रजिस्टिविटी पूछे, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट लंबाई और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। वापस से बता रहा हूं, यूनिट लंबाई यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबाई, या फिर सेंटीमीटर में लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? रजिस्टिविटी कहेंगे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। और इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है ओम मीटर, है ना। तो जो मैं बोल रहा हूं अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं रजिस्टिविटी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार फिर से पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम रजिस्टिविटी से रिलेटेड, यानी प्रतिरोधकता से रिलेटेड। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आई होप समझ में आ रहा होगा, हिंदी में इसे बोला जाता है प्रतिरोधकता। ठीक है, तो एक पदार्थ की प्रतिरोधकता इसके तार के इकाई लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन जो बोल के बताई वही यहाँ पे लिखा होगा कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के किसी कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा उसे ही रजिस्टिविटी कहा जाता है। इसकी यूनिट जो है ओम मीटर है, हमने देख लिया। ठीक है, एक पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका मतलब कि जो रजिस्टिविटी होती है रो, आपने जो रो देखा वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे और मटेरियल पे, दोनों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, और किस मटेरियल का आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो जिसका रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। आगे बात करें, यह चालक के आयाम, मतलब चालक की जो फिजिकल कंडीशन होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आदि पर भी क्या होता है? निर्भर करता है या नहीं करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी जो होगी वो लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चालक के आयामों जैसे लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धातुओं की प्रतिरोधकता के तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। मतलब कि अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल का अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उनकी रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर में इंक्रीज करने के साथ साथ मेटल की रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रतिरोधकता धातुओं के लिए कम, मतलब कि जो मेटल होती है उसकी रजिस्टिविटी कम होती है। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर की ज्यादा, और मिश्रित धातु यानी कि जो एलॉय होते हैं उनकी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वापस से सुन लीजिए कि अगर मैं प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी की बात करूं तो धातुओं यानी कि मेटल्स के लिए वो कम होती है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के लिए ज्यादा, और मिश्र धातु यानी कि जो एलॉयस होते हैं उनके लिए और ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है, तो रेजिस्टेंस का। ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो ये जो होता है ये रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल रजिस्टिविटी। तो ये रजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल। अब आप कहेंगे रजिस्टिविटी क्या होती है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी एक ही बात है, मतलब प्रतिरोधकता की बात कर रहा हूँ। प्रतिरोधकता और हिंदी में कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, तो दोनों एक ही बात है भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, लिख देता हूं मैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दो नाम है इसके। चलिए हाँ, तो रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी होता है। अब रजिस्टिविटी क्या होती है, तो मैंने बोला रो होती है, तो रो के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को किससे दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं हम सिग्मा से। तो ये सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/रो। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इस रो की यूनिट आप बताइए क्या होती है। तो इस रो की यूनिट अभी मैंने आपको बताई, पीछे से देखिए क्या बताई थी मैंने रो की यूनिट, तो आप कहेंगे रो की यूनिट ओम मीटर बताई थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 1/ओम मीटर। तो अगर मैं इसकी यूनिट को डिस्कस करूँ तो ये ओम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो विशिष्ट चालकता होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करूं तो पहले तो इसका क्या होता है, ये तो रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी होता है। दूसरी बात ये कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर 1/ओम मीटर। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मो, ओम इनवर्स को आप लिख सकते हैं मो, और मीटर की पावर -1, कैसे भी आपको दे सकता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको हर चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इस टॉपिक को हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, यानी कि ताप गुणांक की। किसकी बात करते हैं, ताप गुणांक की, जिसे कहा जाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ताप गुणांक की। ताप गुणांक क्या होता है, जरा देखिए। तो किसी कंडक्टर, ध्यान से सुनिएगा, किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है, किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है उसे उसका क्या कहा जाता है, ताप गुणांक कहा जाता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में जो 1 डिग्री सेल्सियस किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है उसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहा जाता है यानी कि ताप गुणांक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट होती है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, वो होती है पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1/डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि इसे कहा जाता है प्रति डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिखा जाता है इसकी यूनिट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप इस पे मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की यूनिट जो होती है वो पर डिग्री सेल्सियस होती है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करें तो 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट,
और एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो मैंने बोला दो तरह का टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपके पास में मिला, एक पॉजिटिव मिला और एक मिला क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट जरा देख लीजिए क्या होता है। तो मैं बात करूं अगर नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, ठीक है, तो यहां से पूछा जाता है कि किस किस कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है नेगेटिव होता है। पॉजिटिव तो बहुत सारा होता है, लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट पे मेनली क्वेश्चन बनता है। तो ये आप याद रखिएगा, कार्बन और माइका। ठीक है, ये ऐसे पदार्थ हैं कार्बन और माइका जिनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा। और नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या हो रहा है? अगर तापमान आप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को प्लस कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो माइनस होगा, कम होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा, ताप बढ़ाने से अगर प्रतिरोध कम हो रहा है तो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से भी आपसे प्रश्न बन सकता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट पे, इतनी चीज आपको इसके लिए ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़